8 मिनट हो चुका है और तो चलो मीनवाइल जब तक और 1-2 मिनट हम लोग रिपीट करते हैं। सर मौसम खराब है सर, ज्यादा बारिश है इसलिए सर ये क्या दिक्कत है। इसलिए घर पे भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्लास में तो पहुंचना मुश्किल होता था। नहीं सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू जैसा ज्यादा रहता है इसमें बारिश। हाँ जी, जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी, पहले जो अभी तक हमने किया है उसमें हमने लेजर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे लेजर काम करती है, उसके बाद उसके डिफरेंट कंपोनेंट समझ लिए। ठीक है, तो अभी जो हमारे सिलेबस में है दैट इज दी सेमीकंडक्टर लेजर। तो सेमीकंडक्टर सर लेजर, हाँ जी सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए बच्चे। क्या क्वेश्चन है बताइए। मे बी कनेक्शन लूज हो गया। ठीक है, सो हमने अभी तक, सर सर ये बुक में इतने सारे टॉपिक्स हैं इससे पहले, हाँ जी सर वो सारे नहीं आएंगे क्या? बच्चे मैं आपको पूरा चैप्टर शेयर कर देता हूँ, लेकिन अब क्या है basically ये जो चैप्टर है इसमें क्या था, पहले लेजर का बेसिक इंट्रोडक्शन देके, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स देके, देन डिफरेंट टाइप लेजर डिस्क्राइब किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, हीलियम हो गया, रूबी लेजर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हो गया। लेकिन सर लेकिन हमारे जो सिलेबस में लेजर है दैट इज द सेमीकंडक्टर डायोड लेजर। तो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ हम जो हमने सिलेबस, तो चैप्टर जो है वो मैं रादर देन कि आपको बीच में से पेज काट काट के दूं, तो इस वजह से मैं पूरा चैप्टर दे देता हूं आपको, कि अगर आपने किसी ने कुछ और डिटेल पढ़ना चाहता हो तो वो पढ़ ले, अदरवाइज जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए बस। सर सर हाँ जी बोलिए। सर स्पॉन्टेनियस और ये इमिशन का इसे बता दिए सर, मैं कल पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका प्रोसेस में क्या है। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अब देख, कोई भी चीज जो है अगर एक जगह से एक्साइट होके किसी दूसरी जगह पे चली गई, ठीक है, वो कुछ देर के बाद अपने आप वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। अगर आप अपने रिलेटिव के पास गए हो, मामा जी के पास गए हो या नाना जी के पास गए हो, तो कुछ दिन वहां पे रुक के वापस अपने घर पे तो आ ही जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे परमानेंटली सेटल हो जाओगे कि जी मैं वापस नहीं आ रहा। सो सेम थिंग इज ट्रू विद दीज एटम्स, कि जब एटम ग्राउंड स्टेट पे होते हैं और एटम की एक इच्छा है कि वो ग्राउंड स्टेट पे ही रहना चाहते हैं, आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बेसिकली जो आप फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो, तो ये जो फोटॉन्स हैं ये आपके एटम को एक्साइट कर देते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब जो एक्साइटेड स्टेट में जब वो चला गया, उसके बाद वो अपने आप, उसकी एक टेंडेंसी है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने गेन की है वो एनर्जी लूज करके वापस ग्राउंड स्टेट पे चला जाए। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जो कि हर एक जो मटेरियल है उसका स्पेसिफाइड टाइम है, सो दिस टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड्स। तो जब ये टाइम बीत जाता है तो ये जो एटम या जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ हुआ था, अब ये वापस ग्राउंड स्टेट पे जंप कर देता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अमिट कर देता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई चीज नहीं आ रही जो उसको फोर्स कर रही हो या कंपेल कर रही हो कि आप ये ट्रांजिशन करिए। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन इसमें? यस सर। ठीक है, बहुत इजी सर पार्ट। इसका सर इसका जो फोटोन होगा हाँ जी, सर, वो इमिट करेगा रैंडम डायरेक्शन में। पूरे रैंडम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है ना कि एक किसी जगह पे 10 लोग बैठे हैं, अब वो 10 लोग विदाउट एनी डायरेक्शन अपनी मर्जी से कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा, एक दाएं जाए, एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा ना, उनमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा। लेकिन अब अगर वो 10 लोगों का कोई एक कमांडिंग ऑफिसर है
और वो कमांडिंग ऑफिसर उनको बोलता है कि इधर चलो, तो वो 10 के 10 एक डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, क्योंकि हर एक एटम जो है वो अपने ओन पे, अपनी इच्छा पे बिहेव कर रहा है, तो इस वजह से उनकी जो डायरेक्शंस होंगी दैट विल बी रैंडम, वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं होंगी। ठीक है जी। यस सर। गुड। सर 3 and 4 लेवल पंपिंग है सिलेबस में? नहीं, वो नहीं रिक्वायर्ड है। पंपिंग वाला बच्चे जो मेन काम था कि अगर मैं सिंपली आपको सेमीकंडक्टर लेजर पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हमने जो बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड थे, पंपिंग वाला, रेजोनेटर वाला, है ना। अब मैं यहाँ पे बोलता जाऊँ ना कि पीएन जंक्शन के एक साइड, दोनों साइड को पॉलिश करके रेजोनेटर बना लेते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि रेजोनेटर है क्या, तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि उसका फायदा क्या हुआ। सो इस वजह से वो टॉपिक पढ़ने हमें इसलिए जरूरी थे, क्योंकि उनके बिना हमें सेमीकंडक्टर डायोड लेजर जो हमने अभी पढ़ना है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो जो टॉपिक आपको करवाए गए हैं उन पे कंसंट्रेट करिए, जो टॉपिक नहीं करवाए गए दैट मींस कि आइदर वो आपके सिलेबस में नहीं है, और वो आपके जो आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, कि उनके बिना आप आगे वाले जो टॉपिक है वो नहीं समझ पाओगे। ठीक है। सो सेमीकंडक्टर लेजर जो है, दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। सो एक पीएन जंक्शन का एक डायोड है जिसको हम लोग लेजर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो ये जो है, इसमें मटेरियल नॉर्मली क्या होता है, गैलियम आर्सेनिक होता है, या दूसरा मटेरियल जो यूज हो रहा है गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक। ठीक है। और ये जो आपका डायोड है, इट इज capable of producing the light in the region of UV to IR। ठीक है। अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड रीजन तक लाइट जो है वो ये एमिट कर सकता है। इसकी जो मेन एडवांटेजेस हैं डायोड की वो क्या होती है, एक तो कि ये जो है ये बहुत स्मॉल साइज है। ठीक है, हमें पता है कि जो डायोड है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, तो अगर उससे आप लेजर बनाओगे तो इट विल बी स्मॉल साइज, और इसका साइज कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। दूसरा क्या है, दिस इज हाईली एफिशिएंट। मतलब एफिशिएंसी से यहाँ पे मतलब क्या है कि हम लोग जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उसमें से कितना पोर्शन जो है वो हमें वापस आउटपुट में मिल रहा है। सो इस पर्टिकुलर लेजर में अप्रोक्सीमेटली 40% जो है दैट इज एफिशिएंसी। मतलब कि अगर आप 100 वॉट जो है पावर उसको दे रहे हो, तो उसके साथ आपको 40 वॉट का एक लेजर जो है वो आउटपुट पे मिल जाएगा, रिमेनिंग जो होगा दैट विल बी वेस्टेज। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ऑल्दो ये स्मॉल साइज है, पावर रिक्वायरमेंट इसकी लो है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि इसकी वजह से इसका जो आउटपुट होगा दैट विल आल्सो बी लोअर। लेकिन जो इसका आउटपुट है दैट इज सिमिलर टू द अदर लेजर्स। ठीक है। सो आउटपुट सिमिलर टू अदर लेजर्स, जो कि बड़े साइज की लेजर्स हैं और जिनमें ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है, सच एज रूबी लेजर और हीलियम। क्या मतलब इसका? बच्चे जब हम लोग बात करते हैं ना कि किसी चीज का साइज स्मॉल है और उसकी पावर, क्या हो गया बच्चे, समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए अगर कोई आपका क्वेश्चन था। हाँ, सो इसमें मेन आइडिया क्या है कि जब हमारे पास कोई एक ऐसा मटीरियल लेजर होता है जिसका स्मॉल साइज है और उसके आउट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज आल्सो स्मॉल, तो एक बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि इसका आउटपुट जो होगा, जो लेजर निकल रही होगी दैट विल आल्सो बी स्मॉल। ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होगी लेजर में। तो उस मामले में हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो है इट इज गिविंग द आउटपुट सिमिलर टू अदर लेजर सच एज
रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। सो मेन क्या है, सभी पॉइंट जो है वो हमारे बेनिफिट में है। स्मॉल साइज है, अगर स्मॉल साइज है तो क्या होगा, पोर्टेबल होगा, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, ठीक। या किसी भी डिवाइस में अगर हमें इसको लगाना पड़ेगा तो हमें बहुत कम स्पेस की जरूरत होगी। एफिशिएंसी मतलब कि हम लोग बहुत थोड़ा सा एनर्जी दे के एक डिसेंट अमाउंट जो है आउटपुट का ले सकते हैं। और तीसरा जो है कि इट इज वर्किंग ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एज दी अदर लेजर जिनका बहुत बड़ा साइज है और बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये जो है ये इस वजह से हमारे लिए एडवांटेजेस है सेमीकंडक्टर लेजर या जो डायोड लेजर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सर वहां पर 40% क्यों लिखे है? जो एफिशिएंसी है इस लेजर की दैट इज 40%, इसलिए 40 लिखा। तब तो फिर तो वो तो सर आपने हाई एफिशिएंसी लिखा है सर, 40% में उसका एफिशिएंसी हाई हो जाता है सर, वो तो आधा भी नहीं है सर। अगर जो दूसरे वाले हैं उनका 10% हो तो हाँ तो यहाँ उसके पे, कंपैरिजन, हाँ सर उसके सर कंपैरिजन efficiency- में हाई होगा। जो चीजें होती हैं वो कंपैरिजन में होती हैं ना, हाँ सर। ठीक है ना। अगर जो हीलियम नियॉन सर लेजर, एफिशिएंसी का मतलब ही आउटपुट है ना हमारी। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चे कि आपने कितना पावर कंज्यूम किया और क्या आउटपुट दिया, तो पावर का आउटपुट ना। हाँ जी, ठीक है। अगर कोई आपके पास लेजर है जिसमें 100 वॉट जो है हम लोग उसको पावर इनपुट में दे रहे हैं और 40 वॉट जो पावर आउटपुट पे आ रही है, तो उसकी एफिशिएंसी कितना होगा, 40%, कि उसने 100 वॉट लेके 40% दिया, 40 वॉट दिया, ठीक है ना, दैट इज द एफिशिएंसी। सर ये सब लेजर का सर एडवांटेज है। हाँ जी, क्या हो गया, ठीक है। सो ये जो लेजर हैं ये हमारे पास जो मेन लेजर जो सेमीकंडक्टर लेजर है उसका यूजेस कहाँ पे हो रहा है, जो हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वहाँ पे सेमीकंडक्टर लेजर यूज हो रही है। फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में अगर आपने देखा हो जो आजकल हमारे घरों पे ब्रॉडबैंड्स आ रहे हैं, तो उनमें जो कम्युनिकेशन है दैट इज आल्सो थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, और उसमें एक लेजर प्रोपिगेट कर रही है, ठीक है। पहले सीडीज वाला जब जमाना होता था तो सीडी रोम में भी लेजर होता था जो उसको रीड राइट करता था। प्रिंटिंग में हम लोगों को पता है ना कि लेजर प्रिंटर की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे भी लेजर जो है सेमीकंडक्टर लेजर जो है ये यूज हो रही है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे पास कि कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर लेजर के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर द लेजर कौन सा हो सकता है बताइए। शुरू में हमने बात किया था कि दो टाइप के, सर आर्सेनिक गैलेनियम। हाँ वो है उससे पहले क्या था कि जो सेमीकंडक्टर्स थे हमने उनको दो सेमीकंडक्टर्स जो थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे हमने। एक बोले थे हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है ना, और दूसरे बोले थे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, याद है। नहीं याद किसी को भी, ठीक है। जहां पे हमने ई के डायग्राम बनाया था वहां पे हमने ऐसे करके दो वो बनाए थे स्ट्रक्चर्स। एक था जिसमें ए और ई वाला जो डायग्राम था उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो सेम के पे था, और दूसरा था जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो था दैट वाज एट द डिफरेंट के वैल्यू, ठीक है। सो इसमें से ये वाला जो था इसको हमने बोला था डायरेक्ट और इसको हमने बोला था इनडायरेक्ट। तो वहां पे जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने बात किया था कि जो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर होता है उसमें जब कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो
वेलेंस बैंड में जंप करता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जो लाइट एमिट होती है दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन। ठीक है, लाइट की फॉर्म में बाहर निकलती है, और जो यहाँ पे जो एनर्जी होती है दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन। ठीक है, सो क्लियर सी बात है कि जो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर होगा, जो डायरेक्ट बैंड गैप वाला सेमीकंडक्टर होगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड लेजर, क्योंकि हमें लाइट आउटपुट चाहिए। अगर थर्मल आउटपुट चाहिए होती तो हम लोग इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर यूज कर लेते। देन उसके बाद हम लोग जो इसका बैंड गैप है, जो ये वाला डिफरेंस है एनर्जीज में Eg, ठीक है, इसकी वैल्यू चूज करते हैं कि ये कितनी होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास वेवलेंथ आएगी। ठीक है, एक हमें रिलेशन शायद आप लोगों ने पहले देखा होगा भी, लैम्डा इज इक्वल टू hc/Eg। तो यहां से डिसाइड हो जाता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कितना गैप चाहिए, फिर उस गैप के रिस्पेक्टिवली हम लोग जो है मटेरियल चूज करते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? तीसरा आ गया कि अब प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल सेमीकंडक्टर लेजर का बहुत सिंपल है कि जब आपके पास कोई एक सेमीकंडक्टर लेजर होता है जिसमें एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है, which are separated by a gap which is known as the Eg energy gap। अब जब कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेंगे वैलेंस बैंड में, तब ये एनर्जी एमिट करेंगे, और वो एनर्जी जो होगा उसका वेवलेंथ विल बी इक्वल टू hc/Eg। और हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑब्टेन करेंगे, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कंडक्शन बैंड में खाली होना चाहिए ना। वैलेंस बैंड जो होता है वो नॉर्मली फिल होता है, जो ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। अब हम लोग कोशिश ऐसा करेंगे कि हमारी ऐसी कंडीशन बन जाए कि जो वैलेंस बैंड है उसमें बहुत सारे होल्स हो जाएं, ठीक है, दैट मीन्स कि एम्प्टी स्पेसेस फॉर द इलेक्ट्रॉन, और जो कंडक्शन बैंड है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब हम लोग बोलें कि नाउ इट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन जब हमारे पास आ जाएगा, तब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेंगे, इट विल रिजल्ट इनटू द स्टिमुलेटेड एमिशन, और लेजर एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल हो गया लेजर एक्शन के लिए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लेजर एक्शन, सेमीकंडक्टर लेजर। सर ये पॉपुलर इन्वर्जन क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन लास्ट लेक्चर आपने Population सुने नहीं है, लेक्चर सुनो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तब बात करें। सुने थे लेक्चर्स लास्ट वाले? नहीं सर। हाँ, फिर वही ना, जब पुराना नहीं सुनोगे तो नए वाले में क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन का बेसिक आइडिया क्या होता है कि जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं कि जो लो एनर्जी वाले लेवल्स होते हैं वो फिल होंगे, ठीक है, यही होता है ना नॉर्मल कंडीशन में, और जो अपर एनर्जी वाले लेवल होंगे वो एम्प्टी होंगे। सो बेसिकली क्या होना चाहिए कि वैलेंस बैंड जो है वो सारा फिल होना चाहिए, और जो कंडक्शन बैंड है दैट शुड बी एम्प्टी। लेकिन अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर तरीके के साथ, वो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो उसमें समझ आ जाएगा, अगर हम लोग ऐसा कंडीशन बना दें कि जो कंडक्शन बैंड है वहां पे अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है, और जो वैलेंस बैंड है वहां पे एम्प्टी स्पेसेस बन जाएं, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन थी, है ना, और ये जो है ये इन्वर्टेड कंडीशन होगी। और इन्वर्शन जो है वो कहाँ पे हुई है? पॉपुलेशन के टर्म में। पहले पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट पे ज्यादा था, अब एक्साइटेड स्टेट पे ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है लेवल्स की वो उल्टा हो गया है, जो ऊपर वाले लेवल हैं उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और जो नीचे वाला लेवल है उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं।
ठीक है, ये बेसिक सा आइडिया है जिससे आपको आगे वाला जो आज का टॉपिक है वो समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन पूरा समझने के लिए जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करिए। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर डायोड लेजर जो होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहली टाइप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर। एंड दूसरा जो है दैट इज हेटेरोजंक्शन। ठीक है, होमोजंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर में क्या होता है कि जो आपका जंक्शन बना है उसके दोनों साइड पे सेम मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि इस साइड पे भी गैलियम आर्सेनाइड है, इधर साइड पे भी गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम आर्सेनाइड क्या है? दैट इज अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि दो एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइड पे डोपिंग कर देते हैं कि ये जो है ये पी टाइप बन जाए, और दूसरी साइड पे डोपिंग कर देते हैं कि ये जो है ये एन टाइप बन जाए। सो दिस मटेरियल इज नोन एज द होमोजंक्शन, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो सेम है। दूसरा केस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक साइड पे आपका गैलियम आर्सेनाइड है और दूसरी साइड पे गैलियम आर्सेनाइड गैलियम अल्मीनियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स हमने यूज कर लिए। एक सेमीकंडक्टर में हमने पी टाइप इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो ये पी टाइप बन गया, दूसरी साइड पे एन टाइप इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो एन टाइप बन गया। लेकिन जंक्शन के एक साइड से मटेरियल दूसरी साइड पे जब जाएंगे तो डिफरेंट है, तो इस वजह से दिस इज नोन एज द हेटेरोजंक्शन, क्योंकि जो जंक्शन है उसकी दोनों साइड पे सेम कंपोजिशन नहीं है, और जो आपका जंक्शन के दोनों साइड पे सेम कंपोजिशन है दैट इज नोन एज द होमोजंक्शन। ठीक है जी, क्लियर है? सो पहला जो टॉपिक हमने करना है दैट इज होमोजंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, सो होमोजंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर में क्या है, जैसे हमने पहली बात कर लिया कि इट हैज बोथ साइड्स मेड फ्रॉम द सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हिच इज अ गैलियम आर्सेनाइड। तो उसमें एक साइड पे आप हैवीली डोप्ड एन मटेरियल बना देते हो और दूसरी साइड पे हैवीली डोप्ड पी साइड मटेरियल बना देते हो। मैं इसकी ड्राइंग करने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्या करूँ। ठीक है, सो ऐसे करके एक बॉक्स बन गया जिसका यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है। तो ऊपर वाला साइड है दैट इज पी टाइप और जो नीचे वाला साइड है दैट इज एन टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका डायोड चिप है उसका साइज कितना है, फाइव 500 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग एंड 100 माइक्रोमीटर्स वाइड। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि हमने जब भी कोई लेजर आपने ऑपरेट करना है तो आपको जो जंक्शन डायोड है दैट शुड बी फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पे मेटल कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो जो ऊपर वाला रीजन है और जो इसका नीचे वाला एंड होगा, यहाँ पे जो एंड होगा, इन दोनों पे हमने मेटल लगा दिया। ठीक है, मेटल कोटिंग करके यहाँ से हमने करंट जो है वो फ्लो करेंगे, या ये बोल दीजिए कि वोल्टेज लगा के एक बायस ऑब्टेन करेंगे
इन दोनों एंड्स पे, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने बायस ऑब्टेन कर लिया और उसके बाद क्या है कि लेजर जो है वो यहां से इस एंड से और इस एंड से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो हम लोग उसमें से एक एंड को 50% रिफ्लेक्टिंग बना देंगे और जो दूसरा एंड होगा दैट विल बी 100% रिफ्लेक्टिंग, सो दैट कि जो रेजोनेटर था वो रेजोनेटर बन जाए। और रेजोनेटर बनने से क्या होगा, आपका जो लाइट है उसकी पॉजिटिव फीडबैक होती रहेगी, ठीक है। याद है ना फीडबैक क्या थी, रेजोनेटर का क्या यूज था? यस सर। ठीक, गुड, ठीक है। सो ये जो आपने रेजोनेटर बना लिया, इसका एक साइड जो है इधर वाला साइड जो है इसको हमने 50% रिफ्लेक्टिंग बना दिया और जो दूसरा एंड था जो इधर वाला साइड था दैट इज 100% रिफ्लेक्टिंग, सो दैट कि जो लाइट है वो वापस बाहर आती रहे। सो दिस इज लेजर आउटपुट। ये वाला जो था इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक बात और है कि हमारे पास जब ऐसा कोई क्यूब होता है तो उसके कितने फेस होते हैं? कोई बॉक्स जो होता है उसके कितने फेसेस होते हैं? सर 8 सर Eight- 8 होते हैं। 8 होते हैं, 6 होते हैं? 6 सर, 6। ठीक है। तो उन 6 में से 2 को हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जिसके थ्रू हमने करंट पास कर दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। देन उसके बाद 2 जो थे उनको हमने पॉलिश करके ये जो है रेजोनेटर बना लिया, लेकिन स्टिल 2 पार्ट बचे हुए हैं। कौन से बचे हुए हैं? एक जो ये सामने वाला एंड था, ठीक है, और एक जो बिल्कुल इससे पीछे वाला एंड था। अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो इक्वल सेम मटेरियल है ना, गैलियम आर्सेनाइड है। अब गैलियम आर्सेनिक है तो दैट मीन्स कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थ्रू आउट सेम है। सो थ्रू आउट सेम होने का मतलब क्या है कि लाइट की कोई प्रेफरेंस नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, वो इधर से बाहर को भी आ सकती है, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन भी आ सकती है यहाँ से। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ऊपर और नीचे वाला जो एंड है उनको हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि लाइट अगर वहां पे आए तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस अंदर चली जाए। क्योंकि अगर लाइट साइड से भी बाहर निकलेगी तो हमारे पास जो लाइट लेजर एक्शन के लिए आनी थी उसका लॉस होगा। अब जब उसका लॉस होगा तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपकी एफिशिएंसी है मटेरियल की वो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। सो इस वजह से जो रिमेनिंग 2 साइड्स थी आपकी, जो एक फ्रंट वाला था और एक जो बैक वाला था, उन दोनों को हमने रफ कर दिया सो दैट कि उनमें से लाइट जो है वो बाहर ना निकल सके। और ये जो टोटल आपकी असेंबली है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक मेटल बॉक्स में रख देते हैं सो दैट कि ये एक 1 पीस असेंबली बन जाए, ठीक है। सो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई लेजर की, कि लेजर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। वर्किंग में हम लोगों ने क्या करना है, अब क्योंकि शुरू में मैंने क्या बोला था कि जो पी टाइप है और एन टाइप मटेरियल है हमने बनाए हैं, दे आर हैवीली डोप्ड, ठीक है। हैवीली डोप्ड में जो हम लोग पहले पी एन जंक्शन सेपरेटली पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा हैवीली डोप्ड हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो उसका डोनर लेवल या एक्सेप्टर लेवल जो हम लोग बना रहे थे, ठीक है, अगर पी टाइप है तो वहां पे क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टर लेवल था, अगर आप इम्प्योरिटी बढ़ाते जाओगे, सो दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, तो ये जो लेवल है दिस विल स्प्लिट इनटू द बैंड, तो ये ऐसे करके एक बैंड बना देगा, ठीक है। और जितना आप इसकी इम्प्योरिटी बढ़ाते जाओगे, जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाते जाओगे, ये जो बैंड है ये और ब्रॉड एंड ब्रॉड होता जाएगा। तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पे क्या होगा कि जो आपका ये जो बैंड है दिस विल पुश्ड इनटू द वैलेंस बैंड, ठीक है। सो हमारा जो एक्सेप्टर बैंड है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज एक्सेप्टर बैंड,
और जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो आपका फर्मी लेवल जो होगा दैट विल आल्सो बी पुश्ड इनसाइड द वैलेंस बैंड। ठीक है, सो फर्मी लेवल जो होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर द केस ऑफ द पी टाइप मटेरियल। उस वाले केस में जो आपका डोनर लेवल था दैट विल बी पुश्ड इनटू द कंडक्शन बैंड, और जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तब उसका क्या मतलब है कि जो आपका फर्मी लेवल होगा दैट विल आल्सो बी पुश्ड इनटू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो जब हैवीली डोप्ड पी साइड और एन साइड होगा तब आपके पास जो पी एन जंक्शन होगा वो कैसा नजर आएगा। सो लेट्स मेक दिस एज द फर्मी लेवल। ये आपका वैलेंस बैंड बन गया। सर एक मिनट ड्रॉ कर लेंगे फिर बात करते हैं। दिस इज कंडक्शन बैंड। एन टाइप, एक मिनट, ठीक है। सो ये आपका एन टाइप मटेरियल हो गया जिसमें ये जो साइड है दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। तो हमारे पास कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो साइड है दिस इज पी टाइप मटेरियल साइड। तो इसमें क्या है, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे कंडक्शन वैलेंस बैंड के अंदर भी कुछ आपके पास एम्प्टी स्पेस अवेलेबल हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब पूछिए, कौन कोई सवाल पूछ रहा था कोई बच्चा। सर सर हाँ, तब तो कंडक्शन कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के नीचे हो जाएगा ना। कंडक्शन बैंड जो है फर्मी लेवल से नीचे आ गया। हाँ जी, ये रहा। तो सर ये कैसे हो रहा है? बच्चे जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब मेन आइडिया क्या है कि जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो डोनर लेवल है उसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। ठीक है, अब अगर तो पहले ओरिजिनली हमारे पास क्या था कि कुछ ना कुछ छोटा सा गैप होता था। ठीक है, तो ये जो गैप था ये ऑब्टेन करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, तब जाके वो जंप करता था। लेकिन अब अगर आप इसको ब्रॉड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो है ये कंडक्शन बैंड वाले जो लेवल्स हैं उनके साथ मैचिंग करना शुरू कर देगा। अब जब वो उसके साथ मैचिंग करना शुरू कर दिया तब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, वो आइदर यहाँ पे डोनर लेवल के किसी लेवल पे बैठा है और कंडक्शन लेवल के किसी लेवल पे बैठा है, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। सर एक बार और बताया सर, नेटवर्क क्यों लगा था? मैं बोल रहा था बच्चे कि जब आपके पास एक सिंगल लेवल था उस लेवल में उस टाइम पे क्या था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था उसको इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए थी सो दैट कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई तो ये जो लेवल था अब ये भी लेवल की जगह पे बैंड बन गया। ठीक है, अब ये जो बैंड बन गया तो उसमें क्या हुआ कि इन बैंड के हर एक लेवल पे या हर एक पोजीशन पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ना जिसको उसने डोनेट करना था। अब जब इसकी एनर्जी और जो आपका कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी लेवल था वो दोनों सेम है। ठीक है, सो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि आप जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में बैठा हुआ है या डोनर लेवल के किसी एटम में बैठा हुआ है, क्योंकि उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। सो इस वजह से ऐसा फील होता है कि अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर विद इन द कंडक्शन बैंड। हाँ जी, बताइए अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम।
बताइए बच्चे। समझ आ गया? यस सर, आ गया सर। चलो गुड। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या है कि जो फर्मी लेवल है वो जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, दैट मीन्स कि जब आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में फर्मी लेवल दोनों साइड पे सेम है, और आपके पास क्या है, जो पी टाइप का वैलेंस बैंड है उसमें बहुत सारे होल्स अवेलेबल हैं, और जो एन टाइप का कंडक्शन बैंड है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इस पे बाइसिंग करना, ये जो अभी कंडीशन हमने बात की है दैट इज फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको बाइसिंग करना शुरू कर देते हैं। बाइसिंग करना शुरू कर देते का मतलब क्या है कि हमने इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया, ठीक। जो पी साइड था उस पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और जो एन साइड था उस पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? सो ये करने से हमारे पास जो एक साइड है वो उसमें बहुत सारे, अब पी साइड जो है इसमें बहुत सारे होल्स चले गए, ठीक है, और जो एन साइड है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। अब यहाँ पे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये जो फर्मी लेवल है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, जो ये जो फर्मी लेवल है दैट विल फॉल डाउन। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा कि ये आपका कंडक्शन बैंड बन गया, एंड दिस इज द वैलेंस बैंड। अब इसमें दिस इज योर EFP, ठीक है, और यहाँ पे जो है दिस इज EFN, ठीक है। तो ये आपका फर्मी लेवल हो गया एन टाइप के लिए, और ये जो है फर्मी लेवल पी साइड के लिए हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये वाले लेवल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और इधर वाली साइड पे बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रीजन बन गया जहां पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसको हम लोग शिफ्टर भी बना सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हायर लेवल पे बैठे हुए हैं, और जो होल्स हैं वो लोअर लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस लेवल, इस जो सिचुएशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्शन, ठीक है। कि जो आपका हायर लेवल है वहां पे अभी पॉपुलेशन है, और जो लोअर लेवल है वहां पे पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, वहां पे यहाँ पॉपुलेशन कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो रीजन क्या है इस पॉपुलेशन इन्वर्शन का, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई किया था, ठीक है। सो जो डायरेक्ट बाइसिंग हमने अप्लाई किया था दैट एक्ट एज अ पंपिंग फॉर दिस पी एन डायोड। तो ये जो पंपिंग है उसने क्या किया कि जो ऊपर वाला लेवल था विच इज कंडक्शन लेवल, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और जो नीचे वाला लेवल था उसमें बहुत सारे होल्स क्रिएट कर दिए, ठीक। अब क्या होगा, तो ये जो है इस रीजन में जो इसका डिप्लीशन रीजन है उसमें हमारे पास एक पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो ऑब्टेन हो गई है। क्लियर है ये पॉइंट बच्चे, या इसमें प्रॉब्लम है? सर एक बार और बताया सर। मैं आपको बता रहा था कि जब हमने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कर दिया तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उसने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिए, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सप्लाई हो गए तो क्या होगा कि जो लेवल फर्मी लेवल की एक डेफिनेशन में क्या बोलते थे कि मिनिमम हाईएस्ट लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए हैं, ठीक है। अब जब हमने और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिए तो दैट मीन्स क्या होगा कि और हायर लेवल तक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो ये जो फर्मी लेवल है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और इधर वाली साइड पे जब बहुत सारे होल्स भेज दिए तो होल्स की वजह से क्या होगा, ये जो फर्मी लेवल है ये नीचे शिफ्ट हो गया। सो पहले जो आप थर्मल इक्विलिब्रियम पे दोनों साइड पे सेम लेवल था, अब वो सेम नहीं रहा। जो पी साइड पे फर्मी लेवल है वो नीचे चला गया, और जो एन साइड पे फर्मी लेवल है वो ऊपर चला गया। सो जब आप ऐसी सिचुएशन में चले गए तो आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और जो वैलेंस बैंड है उसमें बहुत सारे होल्स पड़े हुए हैं, और डिप्लीशन रीजन में ये जो दोनों हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर आ जाते हैं,
सो हमारे पास क्या हो गया कि नॉर्मली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लोअर लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हो और जो हायर लेवल है वो खाली हो, लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया कि जो लोअर लेवल है उसमें खाली स्पेसेस पड़ी हैं, एम्प्टी स्पेसेस पड़े हैं, और जो हायर लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। सो ये जो प्रोसेस है हम लोग इसको बोल देते हैं कि अब आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो ऑब्टेन हो गया है। और ये जो पॉपुलेशन इन्वर्शन हो रहा है इट इज अकरिंग ओनली इन द डिप्लीशन रीजन, जो एक स्मॉल रीजन था उसके अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा कि ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन जब हो गया है तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जो वेलेंस बैंड में होल है वहां पे जाके रिकम्बाइन कर जाएगा बाय अ स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, जो अपने आप स्पॉन्टेनियस एमिशन जो अपने आप होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन फोटोन जो है दैट विल बी एमिटेड। ठीक है, सो ये जो है एक फोटोन जो एमिट होगा, अब ये जो फोटोन है दैट विल एक्ट एज अ सीड टू स्टार्ट द स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होगा कि ये जैसे ही उस रेजोनेटर जो हमने बनाया था, जो एक साइड पे 50% रिफ्लेक्टिंग और एक साइड पे 100% रिफ्लेक्टिंग वाला, तो जब ये उस रीजन के थ्रू पास करेगा तो रीजन से पास करने की वजह से क्या करेगा कि यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाएगा। ठीक है, और जंप करवा के हमारे पास जो लाइट है उसका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से आपका जो लेजर एक्शन है दैट विल स्टार्ट। ठीक है जी, सो ये जो पर्टिकुलर लेजर है जो गैलियम आर्सेनिक वाला है, इट प्रोड्यूस अ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 9000 एंगस्ट्रॉम, जो क्या है इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब आ जाता है कि हाँ जी बोलिए, अगर किसी को पूछना है। ठीक है जी, ड्रॉबैक्स ऑफ होमोजंक्शन लेजर। ठीक है, सो ड्रॉबैक इसमें क्या है, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो दोनों साइड पे सेम मटेरियल है ना, गैलियम आर्सेनिक और गैलियम आर्सेनिक, तो इसमें जो जंक्शन है उसकी पोजीशन जो है वो ज्यादा डिफाइन नहीं होती, वो हमें पता नहीं चलता कि जो कैरियर्स हैं वो यहाँ तक डिफ्यूज हुए हैं या यहाँ तक है या यहाँ तक है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जिस पर्टिकुलर रीजन में आपका लेजर एक्शन हो रहा है वो रीजन जो है वो वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लेजर जो है वो किस पर्टिकुलर पोजीशन से निकलना है। ठीक है, तो उसमें जो उसका एमिशन वाली जो पोजीशन होगा या जो पॉइंट होगा उसमें एक अनसर्टेनिटी रहेगी आपके पास। सो ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो ये मटेरियल है ये सेम है, तो इस वजह से जो हमने शुरू में बात किया था कि हर एक साइड पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम है। सो लाइट जो है लेजर की वो किसी भी डायरेक्शन में एमिट हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। सो हमारे पास जो लेजर है उसका लॉस होगा, दैट मीन्स के हमारा जो लेजर एक्शन जो होगा उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी होमोजंक्शन लेजर में। सो ये जो है ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को फिर रिकवर करने के लिए या काउंटर करने के लिए
जो एक नया लेजर आया दैट इज नोन एज द हेट्रोजंक्शन लेजर, जिसमें क्या करेंगे कि ये एक रीजन जो है वो गैलियम आर्सेनिक का हो जाएगा और एक रीजन जो है गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक का हो जाएगा। अब वहां पे बेसिकली क्या है कि जब आप दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का जॉइंट देख रहे हो तो वो जॉइंट ढूंढना इजी हो जाता है। जब आप सेम दो टाइप का मटेरियल का जॉइंट देखने की कोशिश कर रहे हो तो वो इतना प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग जो है हेट्रो जंक्शन जो लेजर है उनको प्रेफर करते हैं। तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए।